सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट, नेट जेआरएफ पेपर प्रथम या फर्स्ट। और आज की क्लास में हम पीवाईक्यू देखेंगे जो कि पेपर फर्स्ट में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में महत्वपूर्ण पीवाईक्यू 8 क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सरकारी अधिगम की निम्न में से कौन सी रणनीति में विद्यार्थियों को एक आंतरिक व एक बाहरी चक्र में पृथक किया जाता है? तो इसमें पूछा गया है कि जो सहकारी अधिगम होता है, इस क्रिया में जो रणनीति होती है, इसमें विद्यार्थियों के एक आंतरिक व एक बाहरी चक्र में पृथक कर दिया जाता है। जो सहकारी अधिगम की क्रिया होती है, इसमें जो विद्यार्थियों का चक्र होता है, 2 चक्र में होता है। एक तो आंतरिक चक्र होता है और उसी के साथ ही एक बाहरी चक्र होता है। आंतरिक चक्र में विद्यार्थी चर्चा करते हैं, जो आंतरिक चक्र के विद्यार्थी होते हैं वो चर्चा करते हैं, और जो बाहरी चक्र के विद्यार्थी होते हैं वो चर्चा को सुनने का काम करते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। जो आंतरिक चक्र में विद्यार्थी चर्चा करते हैं और बाहरी चक्र वाले विद्यार्थी चर्चा को सुनते हैं, तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हिम कंदुक, ऑप्शन बी है सुस्पष्ट, ऑप्शन सी है चौखटी, ऑप्शन डी है सोचो जोड़ो साझा करो। तो जो हिम कंदुक होता है इसको स्नो बाल भी कहते हैं, सुस्पष्ट को फिश बाउल भी कहते हैं, चौखाटी को जिक्सो भी कहते हैं, और सोचो जोड़ो साझा करो को थिंक पेयर एंड शेयर भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किस तरह की सहकारी अधिगम व्यवस्था में विद्यार्थी जो होते हैं वो 2 चक्र में होते हैं। एक आंतरिक चक्र होता है, इसमें विद्यार्थी चर्चा करते हैं, और जो बाह्य चक्र होता है या बाहरी चक्र होता है उस चर्चा को सुनने का काम करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो आपका फिश बाउल के अंतर्गत आती है, जिसको हम सुस्पष्ट कहते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिश बाउल में एक आंतरिक चक्र होता है जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, और एक बाहरी चक्र होता है। आंतरिक चक्र से बाहर की ओर जो चक्र होता है उसको बाहरी चक्र कहते हैं, और बाहरी चक्र वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो चर्चा को सुनने का काम करते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है इसको हम फिश बाउल कहते हैं या सुस्पष्ट कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा की संरचना की फिश बाउल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी फिश बाउल का ही प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि कक्षा की संरचना की फिश बाउल शैली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि फिश बाउल की शैली जो होती है उसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है छात्र सी आकार की संरचना में बैठे होते हैं और शिक्षक केंद्र में होता है, तो फिश। और ऑप्शन बी है छात्रों को छोटी मेज के इर्द गिर्द बिठाया जाता है ताकि वे लघु समूह चर्चा कर सकें। सी है कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में आसपास बैठते हैं जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। तो अभी ऊपर आपने देखा कि जो सुस्पष्ट है या फिर फिश बाउल है, इसमें आंतरिक चक्र होता है और बाह्य चक्र होता है। आंतरिक चक्र में बच्चे चर्चा करते हैं, और जो बाह्य चक्र के बच्चे होते हैं, चक्र का मतलब सर्कल से होता है, तो जो आंतरिक सर्कल के बच्चे होते हैं वो किसी विषय पर चर्चा करते हैं, और जो बाह्य चक्र के बच्चे होते हैं उस चर्चा को सुनने का कार्य करते हैं। तो ये तो आपको पहले वाले क्वेश्चन से ही आपको आधार मिल गया होगा। सी आकार में तो इसकी संरचना नहीं होती, इसलिए ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। और छात्रों को छोटी मेज के इर्द गिर्द बैठाया जाता है, उसमें मेज का वर्णन नहीं है, उसमें सर्कल का है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में आसपास बैठते हैं, इसमें एक सर्कल होता है, जो आंतरिक सर्कल होता है उसमें बच्चे चर्चा करते हैं, और जो बाह्य सर्कल होता है उस चर्चा को सुनने का काम बच्चे करते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा सा पीछे खड़े होते हैं। अब इसको चित्र के माध्यम से आगे देख लेंगे। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। छात्र क्षैतिज पंक्ति में बैठे हैं ताकि वे साफ साफ एक दूसरे को देख सकें।
लेकिन इससे समूह चर्चा संभव नहीं हो पाती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। फिश बाउल में कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में आस-पास बैठे होते हैं। जैसे ये हमने फिश बाउल को चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि मान लीजिए ये जो है आंतरिक चक्र है और इसमें सभी बच्चे एक घेरे में बैठे हुए हैं और ये किसी विषय पर चर्चा करते हैं और इसके पास ही जो बाह्य घेरा होता है या चक्र होता है, इसमें भी बच्चे खड़े होते हैं और जो आंतरिक चक्र में चर्चा होती है उसको सुनने का काम बाह्य घेरे के बच्चे करते हैं या फिर बाहरी घेरे के बच्चे करते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था होती है, शैली होती है, इसको हम फिश बाउल कहते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कौन सा सहयोगी आईसीटी उपकरण उपयोगकर्ता को जानकारी साझा करने और इकट्ठा करने के लिए डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा आईसीटी उपकरण है जो उपयोगकर्ता को जानकारी साझा करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है। तो कौन सा आईसीटी उपकरण है जो डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है ताकि जो उपयोग करता है वो जानकारी को साझा कर सके और इकट्ठा कर सके। तो इस जानकारी को साझा करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए बुलेटिन बोर्ड की अनुमति कौन सा आईसीटी उपकरण देता है? तो कौन-कौन से आईसीटी उपकरण हैं देख लेते हैं। पहला है प्लॉटगॉन या फिर ए ऑप्शन है प्लॉटगॉन, बी है एक्समन, सी है पैडलेट, डी है पुस्तक निर्माता। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। जो पैडलेट होता है ये क्या करता है, बुलेटिन बोर्ड डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति देता है ताकि जो उपयोग करता है वो जानकारी को साझा कर सके और इकट्ठा कर सके। तो आईसीटी का कौन सा उपकरण है, तो वो आपका पैडलेट उपकरण है जो उपयोगकर्ता को जानकारी साझा करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक उपागम में इनमें से कौन सा उद्देश्य शामिल है? जो व्यावहारिक उद्देश्य होते हैं उसके लिए संज्ञानात्मक उपागमों में या फिर उपागम में इनमें से कौन सा उद्देश्य शामिल है? तो इसमें ए ऑप्शन है मूल्यांकन, बी है मूल्य निर्धारण, सी है समझ, डी है ज्ञान, ई है परिशुद्धता। ये कूट का प्रश्न है तो इसमें पूछा गया है कि जो संज्ञानात्मक उपागम होता है इनमें कौन सा उद्देश्य शामिल होता है। जो व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक उपागम होता है तो इसमें कौन-कौन से उद्देश्य शामिल होते हैं। ये कूट का प्रश्न है तो इसमें हम पहले कूट को देख लेते हैं कि किस तरह का कूट है। ए है केवल ए, बी और सी, 2 है केवल ए, बी और ई, 3 है केवल बी, सी और डी, 4 है केवल ए, सी और डी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से आपके उद्देश्य होते हैं संज्ञानात्मक उपागम के। तो इसमें जो है पहला उद्देश्य आपका मूल्यांकन होता है, फिर समझ होना चाहिए, फिर आपका ज्ञान होना चाहिए। तो मूल्यांकन आपका ए है, समझ आपका सी है और ज्ञान आपका डी है। तो जिस कूट में ए, सी और डी होगा वही आपका करेक्ट होगा। तो इसमें ए, बी और सी दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। इसमें ए, बी और ई दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। इसमें डी दिया हुआ है तो ये नहीं होगा और इसमें ए, सी, डी दिया हुआ है तो ए, सी और डी। तो इसलिए 4 ऑप्शन आपका या 4 कूट आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक उपागम का जो संज्ञानात्मक उपागम होता है उसमें कौन-कौन से उद्देश्य शामिल होते हैं। तो संज्ञानात्मक उपागम का जो उद्देश्य होता है उसमें मूल्यांकन शामिल होता है, समझ और ज्ञान शामिल होता है। तो इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन-सी है? तो इसमें पूछा गया है इस प्रश्न में कि शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन-सी है? कौन-सी ऐसी विधि है जिसमें शिक्षण कार्य सर्वोत्तम ढंग से होता है? इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है विचार विमर्श विधि, ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी है आख्यान विधि।
तो व्याख्यान में क्या होता है, ये जो है टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें टीचर लेक्चर देता है, विद्यार्थी निष्क्रिय होकर के सिर्फ उसको सुनने का काम करते हैं। और जो प्रदर्शन विधि होता है, इसमें जो प्रदर्शन करता होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, बाकी लोग क्रियाशील नहीं होते हैं, तो ये भी विधि अच्छी नहीं है। आख्यान विधि भी आपकी अच्छी नहीं है। विचार विमर्श विधि सबसे सर्वोत्तम होती है, क्योंकि इसमें किसी विषय पर चर्चा किया जाता है या कुछ भी किया जाता है तो इसमें सारे लोगों के विचार को सम्मिलित किया जाता है। तो इसलिए ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी समस्या के समाधान के विषय में अगर हम किसी से विचार विमर्श करते हैं तो ज़्यादा आइडिया मिलता है। तो जो उसमें सर्वोत्तम होता है उसका चुनाव करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षण की सबसे अच्छी विधि क्या होती है, विचार विमर्श होती है। इसमें बच्चों को कोई समस्या दे दिया जाता है, बच्चे आपस में विचार विमर्श या फिर उस विषय पे डिस्कस करते हैं, तो उनकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? जो शिक्षा नीति होती है इसके प्रमुख 3 सिद्धांत होते हैं और इनमें से बताना है कि कौन सी है। ऑप्शन ए है अधिक गुणवत्ता एवं हिस्सेदारी, ऑप्शन बी है समानता गुणवत्ता और वहनीयता, ऑप्शन सी है पहुंच हिस्सेदारी एवं गुणवत्ता। तो जो शिक्षा नीति के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं वो आपके होते हैं, पहुंच होनी चाहिए, शिक्षा सबके पास पहुंचनी चाहिए और शिक्षा में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और जो शिक्षा है वो गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं का पूरा नाम क्या है? ये जो स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है इसमें पूछा गया है कि स्वयं का पूरा नाम क्या है। तो स्वयं के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया जा चुका है क्लास में। तो पहला है इसमें स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ऑप्शन बी है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइनर्स और सी है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स, डी है स्टडी वर्ल्ड्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसमें जो आपका सही होगा, स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, ये आपका सही है। बाकी इसमें स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइनर्स ये आपका नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इसमें स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, तो इसमें जो है यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे फार होना चाहिए। और डी ऑप्शन में स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, तो इसमें जो है वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, वेव्स होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। अगला और लास्ट प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही कथन है? इस प्रश्न में आपका सही कथन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन है आपका, ये आपका आजर्शन और रीजन वाला है, कथन और कारक वाला, या फिर इसमें सिर्फ कथन ही दिया हुआ है। इस कथन को देख लेते हैं। पहला कथन है MOOC का मतलब है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म पूछा है, फिर इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे पूछा गया है कि जो आपका MOOC होता है, इसमें मॉक्स के बारे में पूछा गया है कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। और दूसरा कथन है SWAYAM का मतलब क्या है, ये आपका स्वयं हो गया, SWAYAM, अभी आपने ऊपर इसको देखा। इसमें स्वयं का फुल फॉर्म पूछा है और मॉक्स के बारे में पूछा है कि मॉक्स का जो फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। और दूसरे कथन में पूछा है कि स्वयं का मतलब क्या होता है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स।
तो अभी आपने देखा कि एकेडमिक माइंड्स नहीं होता है बल्कि एक्सपायरिंग माइंड्स होता है, तो ये आपका कट हो जाएगा। स्वयं का मतलब क्या होता है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स होता है। तो यहाँ पे एकेडमिक माइंड्स है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और जो MOOC मॉक्स होता है, इसमें जो है मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, कोर्सेस नहीं होता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? गलत है। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो ये रहे UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण PYQ।